खबरों का सारथी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे व्यवस्था चरमराई उपनल कर्मियों की लड़ाई की। उपनल कर्मियों को नियमितीकरण करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में राजधानी देहरादून पहुंचे सैकड़ों उपनल कर्मियों कर्मचारियों ने परेड ग्राउंड के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। विभिन्न विभागों में कई सालों से तैनात करीब 22,000 कर्मचारियों ने अब सरकार से आर पार का मन बना लिया है। उपनल कर्मचारी महासंघ ने कहा कि राज्य के सभी विभागों को मिलाकर करीब 22,000 उपनल कर्मियों ने सोमवार 10 नवंबर से कार्य बहिष्कार का फैसला लिया। उन्होंने इसे सरकार और ब्यूरोक्रेट्स की नाकामी बताते हुए साल 2018 में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चरणबद्ध तरीके से सभी उपनल कर्मियों को नियमित किए जाने को कहा था। उसके बावजूद सरकार ने इस आदेश पर अमल करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की अपील खारिज कर दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा 3 बार बड़े मंचों से कहा जा चुका है कि उपनल कर्मियों के लिए ठोस नियमावली बनाई जा रही है। उन्हें नियमित सेवा में शामिल किए जाने के लिए योजना पर कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन 8 महीने बीतने के बावजूद अभी तक कर्मियों के लिए कोई भी शासन आदेश लागू नहीं किया गया, जिसको लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, वन विभाग, सिंचाई विभाग, प्रशासनिक और तकनीकी विभागों और कई सरकारी संस्थानों में तैनात उपनल के कर्मचारी कल से लगातार हड़ताल पर हैं। तो वहीं अब राजधानी के सबसे बड़े सरकारी दून अस्पताल में उपनल कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से बिलिंग काउंटर से लेकर पर्चे बनाने के लिए मरीजों की लंबी कतारें लगी हैं। दून अस्पताल से भी बड़ी संख्या में उपनल से तैनात वार्ड बॉय, नर्स, फार्मासिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सफाई कर्मी हड़ताल पर रहे, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। करीब 150 से अधिक कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमराई हैं। ऐसे कई सरकारी संस्थानों में अव्यवस्थाओं का अंबार नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार इन उपनल कर्मियों की मांगों को कब तक पूरा कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है अभी भी बना हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस आपको सुनाते हैं। लेकिन ये राज्य का दुर्भाग्य रहा कि पूर्व में भी उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण हेतु कोई गंभीर पहल नहीं की गई। इसका परिणाम रहा कि उपनल के हमारी भाई बहन लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार करते रहे। लेकिन मैं समय का इंतजार कर रहा था कि कब वो समय आए, कैसे व्यवस्था बने, क्योंकि अब वो समय पहली बार तो 6 महीने का वो कालखंड था और उसके तुरंत बाद चुनाव आना था। लेकिन बहुत दिनों से मन में जरूर रहता था कि भाई हमारे राज्य के इतने लोग काम कर रहे हैं, 22,000 लोग काम कर रहे हैं, आखिर इनके भविष्य का क्या होगा? कोई ना कोई इनके लिए काम होना चाहिए। और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, अब समय बदल चुका है। अब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र भावना, प्रथम राष्ट्र लोगों की सेवा, इस भावना से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। देखिए, उपनल के कर्मचारी बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी हैं यहाँ उत्तराखंड सरकार में, और कोई ऐसा विभाग नहीं, कोई ऐसा उपक्रम नहीं है कि जहाँ वो अपनी सेवाएं न दे रहे हों, और बहुत महत्वपूर्ण रूप से वो काम कर रहे हैं। उनके जो नियमितीकरण की मांग है, उसके संदर्भ में माननीय कोर्ट ने भी, माननीय न्यायालय ने भी जो है बीच में एक निर्णय दिया था। और उत्तराखंड सरकार, माननीय धामी जी की सरकार, जो लगातार नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है और रोजगार के रास्ते में खड़े हुए बाधाओं को दूर करने का काम कर रही है, तो उपनल के अपने साथियों के नियमितीकरण के संदर्भ में जो कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, उनको, उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास सरकार कर रही है। आज उपनल 22,000 कर्मचारी अपना आपको ठगा सा महसूस कर रहा है, जबकि आपको बता दूं कि माननीय हाईकोर्ट से 2018 में हम जीत गए थे। उसके तत्कालीन राज्य सरकार जो एसएलपी लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गई, और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी खारिज होने के बाद, सरकारी खारिज होने के 1 साल के बाद भी आज मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंचों पे घोषणा करने के बावजूद भी आज हमारा नियमितीकरण खाली और खाली
डाटा के नाम से बरगला जा रहा है। और जो हमारी कमेटी गठित हो रही वो खाली एक डाटा, उपनल का डाटा के नाम से आज बरगला है। और जबकि मैं आपको बता दूं कि उपनल का डाटा जो है उपनल के पास है और उपनल इस डाटा को बहुत पहले समेट कर चुका है। तो कमेटी जो बनाई है आज तक हमारे लिए ये कमेटी का खेल जो सरकार खेल रही है, अब हम उस झांसे में आने वाले नहीं है। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का संयोजक भी हूं और वाहन चालक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं, आज जो धरना लगाया गया है वो इसलिए लगाया गया है कि माननीय न्यायालय से भी हमें जो आदेश पारित हुए 2018 में, जिसको कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया सरकार की विशेष अपील को, जिसके आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने मुखार बिंदु से घोषणा करी है कि हम उपनल कर्मचारी को नियमित कर रहे हैं। 7 माह व्यतीत होने के बावजूद भी आज कोई नियम नहीं बन पाया है, जिसके लिए इसके विरोध में आज सारे कर्मचारी ने ये निर्णय लिया है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू करेंगे। के पास कोई विजन नहीं है। देखिए, इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि अधिकारी बेलगाम हो रहा है। अधिकारी बेलगाम नहीं हो रहा है। अधिकारी को पता है कि क्योंकि जनप्रतिनिधियों के पास, मंत्रियों के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो इस प्रदेश को हम ही ने चलाना है, ये गुरूर उनको हो गया है। इसी वजह से जो टसल है, जो खींचतान है, वो दिखाई पड़ती है। और उपनल कर्मियों का हड़ताल में जाना ये बताता है कि न्यायपालिका के प्रति कितनी आस्था और कितना विश्वास धामी सरकार को है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आते हैं और मेलों में हमको उलझा देते हैं, इगास में और फूलदेई में हमें उलझा देते हैं। हमारी जो समस्या है उसका निस्तारण कैसे होगा? एक तरफ सरकार जो है रजत जयंती मना रही है, विधानसभा में लोकतंत्र के मुद्दे मारे जा रहे हैं, पहाड़ मैदान का झगड़ा किया जा रहा है। दामी जी बोल रहे हैं उत्तराखंड चमक रहा है, हम कह रहे हैं तुम हजारों करोड़ रुपए खर्च करके अपना चौका चमका रहे हो। जमीनी हकीकत आप धरातल पे देख रहे हो। 2 दिन से उपनल कर्मचारी धरना दे रहे हैं। इनकी मांग है कि सरकार हम चला रहे, सरकारी मशीनरी हम है और हमको आप नियमित नहीं कर रहे हो। दामी जी से जाओ मिलने तो कहते हैं मैं तुम्हें कर रहा हूँ, पेच फंसा हुआ। मैंने कहा दामी जी, जब आप अपने बच्चों को नौकरियां दिलवाने का काम करते हो हाकम के माध्यम से, तब कोई पेच नहीं होता। तो ये 40,000 जो कर्मचारी हैं उपनल के द्वारा लगे हैं, आप ही ने इनको नौकरियां दिलवाई हैं और इनका हक है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इनको नियमित करो, सुप्रीम कोर्ट कहता है समान कार्य समान वेतन दो। आपको आखिर इन्हें नौकरी देने में दिक्कत क्या आ रही है? और आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं कमलेश रमन जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, पंकज छेत्री, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, कुलदीप राणा हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दीपक रावत जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले शुरुआत कमलेश रमन जी के साथ में कर लेते हैं। कमलेश जी, उपनल कर्मी अड़े हैं, धरने पर बैठे हैं, आखिर कब इनका निवारण जो है वो किया जाएगा, क्योंकि इससे काम बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है? का जो उद्देश्य है वो ये नहीं है कि जो उपनल के कर्मचारी है उनको उनका अधिकार नहीं देना है। सरकार उनका अधिकार देगी, क्योंकि सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी। लेकिन आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं, क्योंकि ये कोर्ट में मामला लंबित भी है, और जब तक कोर्ट से पूरा इसका निस्तारण ना हो जाए, क्योंकि आईपीएल डली थी, तो जब तक इसका निस्तारण ना हो जाए तब तक सरकार उसमें अपना हाथ नहीं डाल सकती। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार संकल्पबद्ध है और वो उन कर्मचारियों के लिए उनके साथ खड़ी है, और उनका जो अधिकार है वो उनको मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें गरिमा जी बहुत सारी ऐसी चीजें देखने वाली हैं। कब से लोग लगे हैं, कहाँ से लगे, क्योंकि खाली ये उपनल का मामला नहीं, अन्य और विभाग भी है, क्योंकि उपनल के माध्यम से सभी विभागों में हमारे कर्मचारी लगते चले आए हैं, और कौन कहाँ से है ये सारी चीजें जांच का विषय भी है कि कौन कहाँ से लगा, कितने उत्तराखंड से है, कितना उत्तराखंड से बाहर के हैं, ये चीजें भी जांच का विषय है, और ये सब चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने आंखें बंद कर रखी है। सरकार कर्मचारियों के साथ खड़ी, क्योंकि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा भी की थी उनको ये सब नियमितीकरण के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सरकार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जब तक वहां से निर्णय ना आ जाए तब तक सरकार अपना कोई अगला कदम नहीं बढ़ा सकती। तो इसलिए सारी तैयारियां उसमें हो चुकी है, और उसमें केवल चिन्हीकरण ये करना है कि कौन कब से है, कहाँ से है, और क्योंकि हर चीज की उसमें देख रेख है। क्योंकि उपनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि जो भी जिस समय रहा उसने अपने तरीके से लोगों को वहां लगाना शुरू किया, और उन्होंने ये क्राइटेरिया नहीं देखा कौन कहाँ का है। क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा हमारा जो
पेच है वो है हमारे जो सैनिक हैं, सैनिक जो रिटायर होके आते हैं वो या उनके आश्रित उपनल के माध्यम से लगते हैं, वो कितने हैं क्या है, ये सारी चीजें इसमें देखने वाली चीज है। और सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होगा, सबका जो अधिकार है वो उनको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस तरीके से धरना प्रदर्शन करना, सरकार को अपना डेलीगेशन लेकर के जाए, सरकार को अपनी अगर बात रखे सरकार के सामने, तो मुझे लगता है कि सरकार इन सारी चीजों को देख भी रही है और मुख्यमंत्री जी तो स्वयं देख रहे हैं इन सारी चीजों को। तो इसमें कोई ऐसी देरी नहीं होगी। जैसे ही कोर्ट का निर्णय वहां से आएगा, क्योंकि कोर्ट में चल रहा है ये सारा केस चल रहा है, तो इसमें जो भी लोग पैरवी में है, जब कोर्ट का निर्णय आ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये सारी जो स्थिति है ये स्पष्ट हो जाएगी। और कर्मचारी क्योंकि हमारे प्रदेश में सेवा कर रहे हैं, अन्य अन्य विभागों में लगे हैं, तो उनकी सेवा को ऐसे बेकार नहीं जाने दिया जाएगा, जाया नहीं जाने दिया जाएगा। उनकी सेवा का उनको फल भी मिलेगा और सरकार अपने तरीके से इसमें जांच भी कर रही है और देख भी रही है कि कौन हमारे सैनिक है और कौन बाहर से है, क्योंकि क्राइटेरिया से बाहर भी इसमें बहुत सारे ऐसे लोग लगे हैं जिनको इसमें देखना मुझे लगता है कि बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि जिनका जो अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए, चाहे कोई बाहर से हो या हमारे सैनिक हो या पूर्व सैनिक हो या उनके आश्रित हो, जो भी है। हर विभाग का अलग अलग क्राइटेरिया है, तो उन क्राइटेरिया के अनुसार ही, क्योंकि पोस्ट होती है और पोस्ट के हिसाब से ही उनको रखने का काम किया जाता है गरिमा जी। तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि सरकार इसमें निर्णय लेगी और सरकार का जो पक्ष है वो अपने सभी जो कर्मचारी है सबके हित के लिए है, किसी का इसमें अहित नहीं होने देगी सरकार, ये हमें पूरा भरोसा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पहले ही स्पष्ट कर दिया है। जी गरिमा जी। ठीक है, दीपक रावत जी का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सब स्पष्ट कर दिया है दीपक जी, लेकिन फिर ये उपनल कर्मचारी क्यों काम छोड़कर धरने पर बैठ रहे हैं, क्या समस्या है इनको? और ऐसा नहीं है कि पहली बार बैठ रहे हैं, इसके पहले भी हमने कितने बार इन कर्मचारियों की मांगों को लेकर चर्चा की है। और आखिर सबसे बड़ी बात ये अस्पताल से जुड़े लोग हैं, अगर सोचिए ये धरने पर बैठे, इनके चलते कितनी मुश्किल खड़ी हो सकती है। गरिमा जी, निश्चित रूप से जिस प्रकार से जब से ये उपनल बना है और इसके माध्यम से जितने भी लोग लगे हैं, निश्चित रूप से वो बहुत उनके सहभागिता रही है इस शासन प्रशासन के कार्यवाही में, अलग अलग विभागों में, और निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में भी। और आज जब वो हड़ताल में गए हैं तो निश्चित रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं हो रही है और जो विभिन्न विभाग है उनका कार्य भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन अभी आपने जब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का आपने प्रश्न करा, उसका उत्तर सुना, तो वो तीन ही चीजों में बार बार घूम रही थी। वो ये था, वो सरकार ये देखना चाहती है कि वो कब लगे, किसके शासनकाल में लगे, कहाँ के हैं वो, और कितने वर्ष हो गए उनको लगे हुए। मतलब वो लगातार सिर्फ इन तीन ही पॉइंट में लगी रही कि कब गए हैं, कहाँ के हैं, ये सब सरकार जानना चाहती है। गरिमा जी, जब ये उपनल कोई बाहर का माध्यम, उपनल निगम जो उत्तराखंड का ही है ना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में लगे हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगे हो, यहीं के लगे हैं ना। आज सदन के अंदर यानी विधानसभा के अंदर मैदानी पहाड़ी बात कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। और आज जब उपनल की बात आ रही है नियमितीकरण की, तो अब ये देखना चाह रहे हैं कौन बाहर के लगे हुए हैं, कौन यहाँ के मूल निवासी लगे हुए हैं, कौन कहाँ के लगे हुए हैं। मतलब ये वर्गीकरण करना चाहते हैं, डिफरेंशिएट क्रिएट करना चाहते हैं उपनल कर्मियों के बारे में। अब निश्चित रूप से मैं आपको ये मुझे पूर्ण आश्वस्त हूं मैं इस बात के कि 22,000 लोग नियमितीकरण नहीं होने वाला है। ये मान लीजिए आप, सरकार कम से कम लोगों को एक नया नियमावली लाना चाह रही है। उस नियमावली के अंदर जो फिट बैठेगा, उनकी जो नियमावली बनाएंगे उसमें जो फिट बैठेंगे उन्हीं के नियमितीकरण की बात होगी। लेकिन आप ये देखिए, जो धाकड़ धामी की सरकार है, ट्रिपल इंजन डबल इंजन की सरकार है, सबसे चर्चित सबसे प्रिय मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, यदि वो मंचों से ये कहते हैं कि नियमितीकरण सरकार करेगी और सुप्रीम कोर्ट तक उनको जाना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक अगर ये बात बोलती है कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप बताइए ये अंधी गूंगी बहरी सरकार है कि नहीं? जब यूकेडी कहती है ये सरकार अंधी गूंगी बहरी है, तो आज आपका इनका अंधापन, इनका गूंगापन और बहरापन दिख रहा है ना, उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तो आप ये देखिए, आज अगर उपनल के कर्मचारी सड़कों पर आए हैं तो आप स्वयं कह रही हैं, ये पहली बार नहीं आए हैं, वो लगातार सड़कों पे अपनी नियमितीकरण कर रहे हैं। सरकार लगातार 4 साल से, धामी सरकार और पिछले बार तो पूरे 5 साल की सरकार में लगा दीजिए, ये लगातार एक तरीके से प्रेशर बना के रखे हुए हैं उपनल कर्मचारी। लेकिन क्या कारण है गरिमा जी, मैं पूछना चाहता हूँ, कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी कहती तो है कि हम युवाओं के साथ है, कहती है कि सबसे ज्यादा 25,000 रोजगार हमने दिए, तो इन लोगों को नियमितीकरण करने में क्या दिक्कत आ रही है? यदि आपको नियमावली बनानी तो नियमावली बना दीजिए ना।
आप नियमावली बनाइए। आप कह दीजिए कि इतने वर्ष जिनको हो गए हैं, या ये जो मूल निवासी हैं, या जो यहाँ प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, जैसे की बात अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी। तो जो नियमावली बनानी है, उस नियमावली को कम से कम उपनल कर्मचारियों के सामने या प्रदेश के सामने प्रस्तुत तो करिए। ये खाली कोर्ट का बहाना बनाकर, या अभी कोर्ट में लंबित है ये बहाना बनाकर आप इससे बच नहीं सकते हैं। आप नियमावली लाइए, नियमावली के अनुसार जो आपको लगता है उनको नियमित करिए। लेकिन ये बार बार आपका कहना कि कोर्ट में है और ये एक चुनावी जुमला आपने बना दिया है, ये अब नहीं सहने वाला, ये नहीं चलने वाला। और इससे प्रभावित कौन हो रहा है गरिमा जी? इससे प्रभावित होने वाले हैं, जैसे आपने बताया, स्वास्थ्य सुविधाएं। अभी इनको क्या पता है कि सब एसी रूम में बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, या सचिवालय में बैठे हुए हैं। आज दिक्कत तो वहां आ रही ना, आप उनसे पूछिए जो तीमारदार गया हुआ जब अस्पतालों में, तो आज ओपीडी नहीं चली है ढंग से, ओपीडी नहीं खुली है, जांच प्रभावित हो रही है। और विभिन्न जो सरकारी उपक्रम है, जो कार्य विभाग है, उनके कार्य की बात हम चर्चा कर ही नहीं रहे हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा प्रभावित तो स्वास्थ्य सेवाएं हैं। तो कहीं ना कहीं पर इसका जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है, वर्तमान सरकार की है, और धाकड़ धामी जी की है कि उन्हें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत सर आपका। कुलदीप जी, साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हर गली हर जगह पर हम धरने पर बैठेंगे और सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाएंगे और उसके बाद ही काम पर लौटेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि बार बार उपनल कर्मचारी धरने पर बैठ जाते हैं और बड़ा काम प्रभावित हो रहा है। लगातार महीनों बीत जाने के बाद भी उनकी मांगे नहीं सुनी जाती, तब फिर से वो वापस धरने पर आ जाते हैं। क्या वजह है कि आखिर सिर्फ और सिर्फ जवाबदेही तो देखिए सत्ता पक्ष की ही है, मुख्यमंत्री की ही है। देखिए गरिमा जी, उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारी, रोजगार और उपनल कर्मी, ये तीनों के तीनों जो बिंदु हैं, ये एक ही धरातल पर हैं। और इसकी जो जिम्मेदारी है वो स्पष्ट रूप से सत्ता की है, सरकार की है। जब उत्तराखंड में उपनल की शुरुआत हुई तब से लेकर के और आज तक जो आंकड़ा मात्र कुछ 100 लोगों का था, वो आज 1000 से बढ़कर के हजारों लोगों का हो गया है। ठीक, और ये 22,000 उपनल कर्मी जो हैं, ये कोई अलग से रखे गए उपनल कर्मी नहीं हैं। मैं बहुत सारी बातें सुन रहा था और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अखबारों में भी बातें उठ रही हैं। पहली बात मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि विभागीय ढांचे में, कोई भी विभाग है, उसके विभागीय ढांचे में अगर कर्मचारियों की आवश्यकता है और उनकी सीधी भर्ती नहीं हुई है, तो उस रिक्त पद के सापेक्ष ही उपनल कर्मियों को उन तमाम विभागों में नियुक्त किया गया है। ये ऐसे कोई नियुक्त नहीं कर दिया गया कि किसी मंत्री ने चिट्ठी लिखी, किसी ने चिट्ठी लिखी और वो काम हो गया। हाँ, चिट्ठियां भी हुई हैं, लेकिन ये जरूर देखा गया है कि क्या उस विभाग में पद रिक्त है, और रिक्त पद के सापेक्ष ही ये नियुक्तियां हुई हैं। तो उत्तराखंड में जो ये 22,000 उपनल कर्मी हैं, ये रिक्त पदों के सापेक्ष रखे गए हैं, अर्थात इतने पद विभागों में हैं जहां ये उपनल कर्मी काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो समान पद समान वेतन की मांग नहीं उठती, क्योंकि फिर सवाल उठता है कि कौन सा समान पद और कौन सा समान वेतन। अगर कोई उपनल कर्मी उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अगर वो चतुर्थ श्रेणी में लगता है, तो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को जो वेतन दिया जाता है वही उस उपनल कर्मी को दिया जाएगा। अगर कोई क्लरिकल में लगता है, यानी कि समूह ख समूह ग में लगता है, तो उसके सापेक्ष जो वेतन उस कर्मी को दिया जाता है, नियमित कर्मी को, उसी के सापेक्ष वेतन इन उपनल कर्मियों को दिया जाएगा। यही समान पद समान वेतन का मुद्दा रहा है। तो इसलिए ये कहना गलत है कि उपनल कर्मी जो आए हैं, ये कितनी संख्या में आए हैं, कितनी ज़रूरत है या नहीं है, विभागों में इनका ढांचा है या नहीं है। विभागीय ढांचे में जो रिक्त पद है उनके सापेक्ष ही इन लोगों की नियुक्तियां की गई हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि उत्तराखंड की पहली सरकार में जब ये उपनल कर्मियों वाली व्यवस्थाएं राज्य में बनी, तो ये मात्र
भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये बनाया गया था। हरक सिंह रावत मंत्री हुआ करते थे, ठीक है, और सैनिक कल्याण मंत्री थे। उन्हीं के समय पर ये चीज़ें व्यवस्थाएं हुई हैं और ये चीज़ें लागू की गई। ये आंकड़ा बढ़ता गया क्योंकि विभागों की ज़रूरतें बढ़ती गई। विभागों के उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद अनेक वर्ष लग गए जब विभागों के विभागीय ढांचे के पुनर्गठन को लेकर के बात उठने लगी और ये इसको पुनर्गठित किया गया। लेकिन विभागीय पुनर्गठन तो हो गया, विभाग में कितने कर्मियों की जरूरत है, कितने कर्मचारी आएंगे, अधिकारी कितने होंगे, क्लरिकल स्टाफ कितना होगा, चतुश्रेणी स्टाफ कितना होगा, फील्ड स्टाफ कितना होगा, ये तमाम सारी चीज़ों के आकलन तो कर लिए गए, लेकिन उन पदों के सापेक्ष नियुक्तियां नहीं निकाली गई, ठीक है, सीधी भर्ती नहीं आयोजित की गई। और यही कारण है कि आज ये कर्मी इतनी, इनकी तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है। और अब ये जो उपनल कर्मी हैं ये उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जब इनकी आयु सीमा भर्ती के मानकों को प्रभावित करने लगी है, ठीक है। और इस पर हमेशा से राजनीति होती रही। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आया उसने इनको राजनीति का मुद्दा बनाया। आज भी जो हो रहा है वो राजनीति से इतर नहीं है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में भी इनके पक्ष में निर्णय दिया था कि भैया आप इनको क्यों नहीं नियमित कर रहे हैं, ठीक है। यह बात कहना भी गलत है क्योंकि उत्तराखंड में जो उपनल कर्मी हैं, उपनल उत्तराखंड के लिए ही बना है। तो उत्तराखंड में जो उपनल कर्मी हैं वो कोई पंजाब हरियाणा से नहीं आया है, कोई दिल्ली से नहीं आया है, ठीक है, वो उत्तरांचल का ही रहने वाला है, तो उसको यहाँ नियुक्त किया जाना था, ठीक है। और अगर इसमें बाहर के लोग आए हैं तो फिर सबसे बड़ा सवाल सरकार पर ही उठता है कि ऐसे लोगों को इसमें क्यों शामिल किया गया, ठीक। दूसरी बात ये कहना कि जो लोग क्राइटेरिया में हैं, यानी कि जो भूतपूर्व सैनिक नहीं है उनके परिवारों को, तो ऐसी व्यवस्था भी क्यों बनाई गई, जबकि उपनल का गठन जो है वो इसी आधार पर किया गया था कि इसमें भूतपूर्व सैनिकों को लिया जाएगा। तो जब ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए ही बनाया गया था तो इसमें अन्य लोगों को क्यों लिया गया? और आज जब ले लिया गया, सरकार ने उनको एक्सेप्ट किया, तो कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ आदेश तो दिए गए होंगे। अब जब ये तमाम लोग उस एज में पहुंच चुके हैं कि ये सीधी भर्ती की परीक्षाओं में बैठ नहीं सकते हैं या इनकी आयु सीमा उससे पार हो रही है, ठीक है, तब आप ये कह रहे हैं, तब आप कोर्ट में जाकर के बार बार इनकी सीधी नियुक्तियों को लेकर के रोड़े अटका रहे हैं। पिछले 20 सालों में भी क्या उत्तराखंड में इतने मुख्यमंत्री बदल गए, इतने चीफ सेक्रेटरी बदल गए, इतने सचिव बदल गए, क्या अभी तक उपनल को लेकर के कोई नियमावली नहीं बनी होगी? उपनल की नियमावली एक अलग चीज है और विभागीय नियमावली एक अलग व्यवस्था है। तो जो जिस विभाग में है उसकी नियुक्ति उसी विभागीय नियमावली के अनुसार रिक्त पद के सापेक्ष की गई है, ठीक है। आपको जो करना है वो सिर्फ इनको संविलियन इनका होना है राजकीय सेवा में, ठीक। और जो इसमें निर्णय होना है वो वित्तीय व्यवस्था को लेकर के होना है, क्योंकि अभी जो इनको वेतनमान दिया जा रहा है और उसके बाद जब आप रेगुलराइज हो जाएंगे तब जो आपको वेतन दिया जाएगा उसमें जो अंतर आ रहा है उस पर राज्य पर जो वित्तीय अतिरिक्त उसका दबाव आएगा उसको कैसे व्यवस्थित करना है, ये सारी चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए थी और करनी चाहिए थी, क्योंकि ये सारे युवा राज्य के हैं, ठीक है। आज अगर राज्य में बेरोजगार युवा धरने पर हैं तो आप सोचिए कि उनमें अभी ये 22,000 का आंकड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उपनल के माध्यम से कार्य कर रहे हैं जी। अगर ये आंकड़ा भी जुड़ जाए तो सोचिए राज्य में कितने बेरोजगार होंगे, ठीक। गरिमा जी, यहां पर देखने वाली बात यह है कि उत्तराखंड शासन का और उत्तराखंड प्रशासन का कि जो बैकबोन है वो उपनल के कर्मचारी हैं। इन्हीं उपनल के कर्मचारियों की बदौलत आज विभाग अपने अपनी व्यवस्थाओं में ठीक ठाक काम कर रहे हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि आपके पास जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जिन पदों की ज़रूरत थी जो सीधी भर्ती से नहीं आए, आपने उपनल से ले आए और वो वहाँ काम कर रहे हैं। समूह गांव में आपको ज़रूरत थी, आपने उपनल से ले आए, आपकी फाइलें तो पूरी हो रही है ना भाई। पिछले 10-20 सालों में क्या राज्य की GDP नहीं बढ़ी? क्या राज्य का प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी?
क्या राज्य ने विकास नहीं किया? सरकार तो कह रही है ना कि हमने विकास किया, भाई हमने इतनी इतनी जगह पहुंच गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो आप सोचिए कि जब विभाग ही अगर ढांचा पुनर्गठित नहीं होता, विभाग में कर्मचारी नहीं होते, तो क्या सरकार इन मुकामों को प्राप्त कर सकती थी? नहीं। सरकार इन मुकामों को तभी प्राप्त कर सकी जब उनकी मशीनरी में, सरकारी मशीनरी के सारे कलपुर्जे वहां पर अपनी जगह पर काम कर रहे थे। ठीक है। और आज ये कहा जा रहा है कि नहीं, हम कोर्ट के उसमें, तो ये तो कहीं ना कहीं जनता के साथ भी और इन उपनल कर्मियों के साथ, जो उत्तराखंड के ही निवासी युवा हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली नौबत सी आ गई है। ठीक। और इसकी सीधे सीधे जो जिम्मेदारी बनती है वो राज्य सरकार की बनती है, और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में राज्य सरकार की और वर्तमान मुख्यमंत्री की बनती है। ठीक है, चलिए सर, और मेहमानों को भी हम चर्चा में जोड़ते चलेंगे, उनके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे, कहीं मजा आएगा, फौरन लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं उपनल कर्मचारियों की मांगों को लेकर। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए पंकज छेत्री जी है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में अभी विनय प्रसाद जी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश महामंत्री उपनल कर्मचारी महासंघ उत्तराखंड की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, पहले विनय जी का ही रुख कर लेते हैं। विनय जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे हैं और आखिर क्यों सरकार इन मांगों को मान नहीं रही? क्योंकि लंबे वक्त से लगातार उपनल कर्मचारियों का धरना जारी रहता है, समय समय पर उनकी ओर से अपनी मांगों की बात कही जाती है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किए जाने का सिलसिला सरकार की ओर से बढ़ता ही जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपके माध्यम से बात सरकार के जो पैनलिस्ट बैठे हैं, क्योंकि शायद वो इस पे थोड़ा कम होमवर्क करके आए हैं। हम 2018 से न्यायालय से जीत चुके हैं। 18 से और 24 तक एक अल्प वेतन भोगियों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है। सरकार ने अपने प्रदेश के बच्चों के लिए से लाखों रुपए सुप्रीम कोर्ट में खर्च करे हैं। आप जान सकते हैं कि 18 से 24 का एक 6 साल का अंतराल है जहां सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया गया है। सरकार कहती है हम आपके बारे में सोचते हैं, आप इस प्रदेश के बच्चे हैं। हमें बड़ा दुख होता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जब सरकार को लताड़ लगाई कि जो हाई कोर्ट का आदेश है उसे आपको पालन करना पड़ेगा, 15 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार ने मुंह की खाई है। उसके पश्चात 23 मार्च 2025 को माननीय हमारे धाकड़ धामी जी ने एक उपनल कर्मचारियों के लिए घोषणा की थी कि हम लोग आपको नियमितीकरण करेंगे। उसके परिप्रेक्ष्य में उपनल कर्मचारियों ने उनका दिव्य और भव्य स्वागत उनके जो कार्यालय में किया था, और हम हमेशा करेंगे भी, क्योंकि जो उपनल की बात करेगा उत्तराखंड में राज करेगा। आज आलम यह है, 7 महीने होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी की घोषणा पे कोई अमल नहीं है। हमें बड़ा दुख है कि इस प्रदेश की मुखिया की बात जब उनकी सरकार नहीं सुन रही है, उनके अधीन कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं, उनके अधीन जो ब्यूरोक्रेट नहीं सुन रहे हैं, तो इसमें उपनल कर्मचारी रोड पे ना आए तो कहां जाए? आप सभी लोग संगठन से जुड़े हैं, भली बाती जानते हैं कि रोड पे आना संगठन का एक अंतिम हथियार होता है। और मैं आपके माध्यम से भी बताना चाहता हूं, 1 महीने पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, सैनिक कल्याण सचिव साहब को हमने पत्राचार के माध्यम से सूचित किया था कि 9 नवंबर तक यदि हमारी नियमितीकरण की पॉलिसी नहीं बनी, जो माननीय धाकड़ धामी जी द्वारा कही गई थी कि हम आपको रेगुलेशन करेंगे। हम भी मानते हैं 22,000 कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं सरकार को एक व्यवस्था तो बनानी चाहिए। मुझे आज बड़ा दुख हो रहा है कि मैं आज सवेरे धरना छोड़ के मुझे हरिद्वार खड़खड़ी जाना पड़ा, क्योंकि आपके संज्ञान में डाल दूं, हमारे 50 वर्षीय उपनल कर्मचारी ब्रेन हेमरेज के होने के कारण मृत्यु हो चुका है। अब उसके परिवार की जवाबदेही किसकी है? ना उस पर रोजगार का कोई संसाधन है। अपने जीवन के 20 वर्ष वो लगातार जो है उपनल के माध्यम से आपके विभागों को दे चुका है। आप सभी सरकारों को धन्य होना चाहिए उपनल कर्मचारियों का कि एक अल्प वेतन भोगी होने के बावजूद 22,000 उपनल कर्मचारियों ने अपने जीवन को त्याग कर इस राज्य को बढ़ाने के लिए अल्प वेतन भोगी में काम किया है। और बड़ा दुख होता है, आप पक्ष विपक्ष की हमेशा बात करते हैं, जब आप विपक्ष में रहते हैं तो माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी गणेश जोशी जी हमारे धरने में 4-4 दिन लेटे रहते थे। आज उनके मुंह से एक सुराग तक नहीं निकल रहा है कि उपनल कर्मचारी क्यों बैठे हुए हैं। वो हमारे सैनिक कल्याण मंत्री, हमें दुख होता है इस चीज का, हमें शौक नहीं है रोड पे बैठने का। आप एक बार पंडाल पे आके देखिए, उधम सिंह नगर, जोशीमठ,
हरसिल, उत्तरकाशी, चमोली, सभी जो जगह से उपनल कर्मचारी आए हैं। और व्यवस्थाएं जब चरमराती है तो तब आप लोग को पता चलता है कि उपनल कर्मचारी वाकई में कितना काम करते हैं और इस प्रदेश को चलाने में उनको कितना बड़ा योगदान है। आज आप दून हॉस्पिटल की स्थिति देखिए, सुशीला तिवारी की स्थिति देखिए, उत्तरकाशी हॉस्पिटल की देखिए, श्रीनगर जो आप बेस हॉस्पिटल की स्थिति देखिए। ऊर्जा विभाग के करीबन 80% लोग इस आंदोलन में प्रतिभाग कर रहे हैं। हम सरकार के जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम भी ये निवेदन करते हैं कि सरकार शीघ्र जो अपनी मुखवाणी से बोले हैं, कम से कम आप उन्हें तो मानिए। आप कहते हैं हम संविधान को मानेंगे, न्यायालय को मान रहे, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, हाई कोर्ट को नहीं मान रहे, मुख्यमंत्री जी की घोषणा को नहीं मान रहे, तो आप किसकी मानेंगे? अगर आपको लगता है मोदी जी से मानेंगे तो हम यहाँ से पैदल लाके दिल्ली निकलते हैं, हम मोदी जी से इस बात की आग्रह कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला, कोई करने वाला नहीं है। ये बड़ा दुख है और हमारा कहीं ना कहीं रोष है और हम सड़क पे बैठे हैं। कर्मचारी आज सिर्फ एक दो टुक कहता है कि जब तक नियमितीकरण नहीं होंगे हम लोग हटे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में पंकज क्षेत्री जी हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। पंकज जी, क्या कहना चाहेंगे, आखिर कब थमेगी ये तकरार? क्योंकि एक तरफ उपनल कर्मचारी हैं जो लगातार अपनी मांगे लेकर सड़कों पर है, दूसरी ओर सरकार जो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष भी उपनल कर्मचारियों के साथ नजर आ रहा है। क्या वजह है कि आखिर हमेशा हंसी पर रखने का काम इनको लेकर किया गया? देखिए, जो अभी मैं सुन रहा था वरिष्ठ पत्रकार राणा जी को, जो उन्होंने बात कही बहुत गंभीरता पूर्वक उस बात को सुनना चाहिए कि ये समस्त जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार की है और प्रदेश के मुखिया की है। किस प्रकार से उपनल कर्मचारियों का इस्तेमाल किया गया और उन्होंने अपना पूरा जीवन, जो जवानी है वो पूरी दे दी। प्रदेश को के विकास में बहुत बड़ा योगदान उपनल कर्मचारियों का है, परंतु उनसे जो है जब वो अपना अधिकार आज मांग रहे हैं, उम्र के आधे से ज्यादा पड़ाव में वो जब निकाल चुके हैं, प्रदेश को दे चुके हैं और अपना अधिकार वो केवल मांग ही नहीं रहे हैं, वो जीत के भी आए हैं न्यायालय से तर्क संगत लड़ाई लड़के, विधि संगत लड़ाई लड़के और उच्चतम न्यायालय तक वो गए। अभी मैं सुन रहा था भाई प्रसाद जी को, किस प्रकार से उन्होंने 6 साल तक जो है न्यायालय में जंग लड़ी और किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और सरकार उनको गिराने के लिए करोड़ों रुपए अभी तक लगा चुकी है। तो बेहतर होता कि उनको उनका नियमितीकरण कर दिया जाता पहले ही। और मजे की बात यह है, मुख्यमंत्री पद की गरिमा ही बिल्कुल नष्ट हो गई है, उत्तराखंड में गिर गई है। गरिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार से मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के मुंह से निकला हुआ, राजा के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द जो है इतिहास में दर्ज हो जाता है। परंतु हमारे यहां तो आप देखिए, उपनल कर्मचारी आज सड़क पे हैं। आज अभी मैं दफ्तर में बैठा हूं, अभी दिन में 1 बजे से पहले मैं सड़क पे था, अधिवक्ता सारे सड़क पे बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ आके लड्डू खा के चले गए 2-2 बार मुख्यमंत्री जी। अब इससे पहले उपनल कर्मचारियों के पास जाके वहां पर मिठाई खा चुके हैं, इनको बधाई दे चुके हैं। आप बताइए और कितना नीचे गिरेंगे मुख्यमंत्री जी? मैं मुझसे पूछना चाहता हूं, क्या उपनल कर्मचारी कई बाहर से आए हुए लोग हैं? आपने भरे कोविड में जो मेडिकल में इस्तेमाल किया है उपनल कर्मचारियों का, वो आज भी धरना स्थल पर बैठे हुए थे। तो बहुत बुरी स्थिति है और ये सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने पद पे बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार अब नहीं है और उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। अन्यथा 2027 में उत्तराखंड की जनता, मैं कहना चाहता हूं और उपनल कर्मचारियों से भी अपील करना चाहता हूं कि जब तक आप सरकार को सीधे वो प्रहार नहीं करेंगे तब तक ये नहीं चेतेंगे। इनको पता है हिंदू मुस्लिम तुष्टि और तमाम जो है वोटों की गोलबंदी करके, ध्रुवीकरण करके ये चुनाव जीत जाएंगे। और किस प्रकार से लव जिहाद, लैंड जिहाद, किस प्रकार से यूसीसी, किस प्रकार से मजार जिहाद, दुनिया भर के प्रोपेगेंडा ये करते हैं और चुनाव जीतने का काम करते हैं। और आज भी मैंने बोला अधिवक्ता साथियों को भी, आज जो आज सड़क पे थे, क्योंकि हमारा चेंबर हमें नहीं मिला है जब न्यायालय की बिल्डिंग बनी, और अब वो जो पुराने चेंबर्स इनको मेडिकल कॉलेज द्वारा बहुत ही जल्दी जो है एक्वायर करने का जो है षड्यंत्र किया जा रहा है। तो अधिवक्ता भी सड़क में आ गए हैं अब। तो आज अधिवक्ता सड़क में है, उपनल कर्मचारी सड़क में है, शिक्षक सड़क में है, बेरोजगार सड़क में है। आप कौन से प्रदेश की रजत जयंती मना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अब बहुत गंभीरता से इस बात को लेना पड़ेगा और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी घोषणा करी है
स्वयं इनको कार्यक्रम में अपने अपने घर पर बुलाया है, जो वहां पर उनका कार्यालय है, और स्वयं इनको अपने हाथों से मिठाई खिलाई है, तो कम से कम उस बात की तो लिहाजदारी रखें माननीय मुख्यमंत्री जी। तो बहुत गंभीर विषय है, और मैं समझता हूं अब सरकार पूरी अपनी नैतिकता खो चुकी है। गरिमा जी, ठीक है, जल्दी से भाजपा प्रवक्ता का एक रिएक्शन, उसके बाद कुलदीप जी के पास जाएंगे। कमलेश जी क्या कहना चाहेंगी? विपक्ष और साथ ही साथ खुद विनय प्रसाद जी, विपक्ष को आप छोड़ दीजिए क्योंकि आप मुझे पता यही कह देंगे, विपक्ष का तो काम ही है ये कहना, लेकिन खुद विनय प्रसाद जी ने बड़ी बातें कही हैं, क्या उनका संज्ञान लिया जाएगा? क्यों आखिर लगातार इस तरीके से उन्हें उनकी समस्याओं को नहीं समझा जा रहा है? नहीं गरिमा जी, देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत टेक्निकल चीज है इसमें, और इसमें जांच भी चल रही है। बहुत हमारे जो कर्मचारी है बिल्कुल निश्चिंत रहे। अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा है, और अभी जैसे पंकज भाई भी कह रहे थे कि उन्होंने मिठाई भी खाई है, तो कोई भी मुख्यमंत्री ऐसे ही थोड़ी जाकर के घोषणा कर देगा या और मिठाई खा लेगा। कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है उसमें, तभी तो उन्होंने मिठाई खाई होगी और उनको आश्वस्त किया होगा उपनल के कर्मचारियों को। तो मुझे लगता है कि बहन जी, उपनल के कर्मचारियों को उन्होंने तो कहा था कि जो लोग हैं, हमें भी कहा था हमारे पंकज जी थोड़ा सा देखिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है? मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सिर्फ ये सोचती है कि कांग्रेस नहीं, मैं अधिवक्ता के नाते बोल रहा हूँ, अब कांग्रेस की बात करूंगा तो आप बोले। चलिए मैं देखिए पंकज जी, धरना प्रदर्शन होते हैं, सब कुछ ठीक है, परंतु सरकार नैतिकता की बात हो रही है। पंकज जी रुक जाइए, पंकज जी रुक जाइए, अपनी जबान से पलट जा रहे हैं, पंकज जी खुद पीड़ित हैं। पंकज जी रुक जाइए, एक एक करके बोलिए, उनको बोलने दीजिए। मैंने सुना, देखिए हम उपनल कर्मचारियों के खिलाफ नहीं है, हम उनके हितैषी हैं, उनका जो अधिकार है वो उनको मिलेगा, और मुख्यमंत्री जी ने कहा है और स्पष्ट कहा है, जो उनके लिए सही होगा, बेहतर होगा, वही काम किया जाएगा। और वो जिस चीज की बात कर रहे हैं नियमितीकरण की, सरकार ने मना तो नहीं किया है नियमितीकरण करने के लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, फंडिंग की आवश्यकता होती है, कहाँ कहाँ उनको रखना है, कैसे कैसे रखना है, किस किस विभाग में है, हर चीज का लेखा जोखा मांगा जाता है। 1000 करोड़ का ब्रांडिंग कराने के लिए विज्ञापन देने की पैसा है मुख्यमंत्री जी के पास। और दूसरी बात, अभी जो पंकज भाई ने कहा कि हम अधिवक्ता लोग यहाँ पर हैं और हम भी आज धरने पर थे, तो देखिए सरकार की अपनी एक नीति है, और आप लोगों के लिए चैम्बर की व्यवस्था वहां पर की है ना उन्होंने, तो चैम्बर मिलेंगे आपको। कहाँ की है? मुझे लगता है कहाँ की है? सरासर झूठ है। बिल्डिंग बनी है वहां पर आप चैम्बर तो मुझे लगता है बना रहे हैं ना शायद। चलिए पंकज जी आपको स्थापित किए तो वहां छोड़ेंगे मुझे लगता है। देखिए ठीक है, चलिए आपस में बहस नहीं करनी है, आपस में बहस नहीं करनी है, प्लीज आप लोग एक एक करके बोले। पंकज जी आप शांत हो जाइए, मैडम आप जल्दी कंप्लीट करिए। के जो कर्मचारी हैं उनके लिए जो बेहतर होगा वो सरकार करेगी, और देखिए सरकार के सामने बात आ चुकी है उपनल कर्मचारियों की, और पहली बार थोड़ी आई है। उपनल कर्मचारियों पर कितनी बार हम सबने डिबेट की करेगी जी, ठीक है, कितनी बार। विनय जी कुछ कह रहे, जल्दी से उनका पहले सुन लेते हैं, फिर कुलदीप जी के पास मैं मैम से कहना चाहूंगा कि वो पार्टी की तरफ से आए हैं, तो आप इस मंच पे एक बता के चल जाइए कि वो कब करेंगे, क्योंकि हमें रोड पे बैठने का हमें भी शौक नहीं है। आज 2 दिन हो गए हैं, आप जैसी हमारी माताएं बहनें उस धरने प्रदर्शन में बैठी हैं, ना हमारे ऊपर छत है, हम लोग वहां बैठे हैं दिन रात, और इस आस में बैठे हैं कि बिल्कुल विनय जी, देखिए बिल्कुल विनय जी मैं समझ रही हूँ, क्योंकि मैं भी खुद एक सरकारी जो मेरे हस्बैंड भी सरकारी कर्मचारी है, मैं उनकी पत्नी, मैं समझ सकती हूँ कि सारी स्थिति क्या स्थिति आप लोगों के ऊपर होगी, लेकिन सरकार आपकी ऐसा नहीं है कि गंभीर नहीं है, आपकी समस्या का समाधान सरकार करेगी। अच्छा, आपने मुझे एक सवाल अभी किया था, क्या जिस समय हमारा उपनल कर्मचारी उसमें अपॉइंट होता है तो जो उसमें शर्तें होती है, क्या उसमें ये लिखा होता है ऊपर? भाई विनय भाई जरा बताइएगा क्लियर, क्योंकि आप तो उपनल के नेता हैं, तो बताइए क्या उसमें ये लिखा होता है कि आपको इतने साल बाद नियमितीकरण किया जाएगा उसमें जो चलिए ठीक है मैम लौटेंगे आपके पास में, और विनय जी आपके पास भी लौटेंगे। कुलदीप जी का एक बार रुक कर लेते हैं। कुलदीप जी क्या कहना चाहेंगे? सर मिठाई खाने वाली बात भी सामने आ रही है, मिठाई भी खा ली। का जवाब देना चाहूंगा, फिर भी किसी के कर्मचारी का अहित नहीं होगा, सबका हित होगा। चलिए कमलेश जी आप रुक जाइए मैडम। विनय जी आप अगर कुछ कहना चाहते जल्दी कंप्लीट करें, फिर कुलदीप जी को हम सुनेंगे। मैं जब आपसे कहना चाहता हूं, जब इस देश की प्रदेश की जो न्यायालय चीज को मान चुकी है कि हम रेगुलर हो सकते हैं, और आप आज उस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं जो 20 साल पहले हुआ है, तो ये कहीं नहीं आदेश कर चुकी है, नहीं मानते इसका मतलब कि उसके बावजूद भी सरकार आपकी बात
मैं ये कह रही हूँ। चलिए ठीक है अभी रुक जाइए सब लोग। चलिए कुलदीप जी क्या कहना चाहेंगे? सर बहस वही है कि हर कोई अपनी बात कहने को तैयार है, लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर इस अनिश्चितकालीन धरने का अंत क्या होगा? क्या अब मिठाई खाने के बाद बात बन जाएगी? मैम हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग हड़ताल करना नहीं चाहते, क्योंकि हम भी जानते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल इसमें कोई भी हड़ताल खुशी से नहीं करता, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है, ये उनको भी पता होनी चाहिए। जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं उनके वक्तान सुन के बड़ा अचंभे हो गया। अगर यही सवाल मुख्यमंत्री जी ने किया होता कि आपने एग्रीमेंट के समय क्या साइन किया था। नहीं मैं कटाक्ष नहीं कर रही हूँ। कमलेश जी चलिए, कमलेश जी रुक जाइए। सर आपकी बात आ गई है, विनय जी आपकी बात आ गई, प्लीज आप इंतजार कीजिए। और कमलेश जी बीच में टिप्पणी मत करिए मैडम प्लीज काफी देर हो गई। चलिए कमलेश जी प्लीज आप बीच में मत बोलिएगा। कुलदीप जी आप बोलिए। कुलदीप जी देखिए गरिमा जी, आज भले ही हम यहाँ पे उपनल कर्मियों को लेकर के बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं को शायद ये भी नहीं पता होगा कि उपनल की जब शुरुआत हुई थी 2004 में, 1 मार्च 2004 को जब उपनल स्थापित हुआ था, तब ये उपनल नहीं था, तब ये उपसुल था। ठीक है, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण लिमिटेड था। उसके ठीक 3 साल के बाद 31 जनवरी 2007 को इसे उपनल कर दिया गया, उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड कर दिया गया। ठीक है, 2013 में एक आदेश जारी होता है और ये कहा जाता है, क्योंकि 2013 तक उपनल में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण के पूर्व सैनिकों के ही लोग लिए जाते थे, परिवारों के लोग लिए जाते थे। एक आदेश जारी हुआ कि इसमें अन्य लोगों को भी लिया जाएगा जो गैर सैन्य पृष्ठभूमि के हैं। पूर्व सैनिकों ने इसका विरोध किया, फिर ये रास्ता बंद हो गया। फिर जब कोविड आया, और कोविड के समय आपको, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि विभागों में ज़रूरतें ज़्यादा थीं, ठीक, और तब फिर ये दोबारा से इसके रास्ते खुले और इसमें अन्य लोगों को भी लिया गया, जिसको बाद में 2022 को बंद कर दिया गया। ठीक है, आज की डेट में आप अगर उत्तराखंड के किसी विभाग में अगर आप सुबह पहुंचे 9 बजे से 10 बजे के बीच में, तो जो कर्मचारी अंदर जा रहे होंगे भीतर विभाग में, आप उनको देखकर ये जज नहीं कर सकते हैं कि कौन सा नियमित कर्मचारी है और कौन सा उपनल का कर्मचारी है। उत्तराखंड का जो शासनादेश तैयार करते हैं जो लोग, उत्तराखंड शासन, कोई सरकार शासनादेश जारी करती है, उस शासनादेश को पढ़ करके आप ये जज नहीं कर सकते हैं कि ये उपनल कर्मी ने बनाया है या सरकारी कर्मचारी ने बनाया है। ठीक है, उत्तराखंड की विकास योजनाओं से संबंधित जो भी फाइल शासन में मूव हो रही है, जिस पर मंत्रियों से लेकर के कैबिनेट में तक चर्चा होती है, वो कौन लोग बना रहे हैं? वो सारे लोग उपनल कर्मचारी ही हैं, जिनकी उत्तराखंड के विकास में जो भूमिका है, जिसके दावे हमारी सरकारें करती रहती हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो, ये कहती है कि आज हमने उत्तराखंड को यहाँ पहुँचा दिया, आज हमारे सरकार में ये काम हो गया, आज उत्तराखंड यहाँ तक पहुँच गया, तो उसके लिए रात दिन की जो मेहनत है वो उपनल कर्मचारियों की भी उतनी ही है जितनी अन्य कर्मचारियों की है। ठीक, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मात्र 40 करोड़ रुपए का प्रति माह का जो वित्तीय भार है, जिसको भार कहा जा रहा है, जो उपनल कर्मियों के मानदेय से जुड़ा हुआ है। ये हो सकता है कि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये आंकड़ा 40 करोड़ से ऊपर नीचे का हो सकता है, लेकिन आप इसको समझिए कि मात्र इतना खर्च, इतने करोड़ रुपए खर्च करने के बाद के उपरांत इन उपनल कर्मचारियों से जो राज्य सरकार को जो लाभ प्राप्त हो रहा है, ठीक है, आज उत्तराखंड की सरकार ये दावा करती है कि हमारी सरकार का बजट 1 लाख करोड़ से ऊपर का हो गया है, और अफसोस की बात यह है कि 1 लाख करोड़ की बजट की सरकार में, उत्तराखंड के बजट में 22,000 कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। बड़ी बात है। एक भी कर्मचारी कोई बाहर से नहीं आया है या किसी गलत तरीके से इसकी नियुक्ति नहीं हुई है। ठीक है, ये उनका मौलिक अधिकार है। ठीक, आपने उनको चयनित किया, आप उनको मना कर देते शुरुआत में ही कि नहीं, हम आपको नहीं लेंगे। ठीक, लेकिन आस किसने जगाई? सत्ता में बैठे हुए दलों ने आस जगाई कि नहीं, हम आपका नियमितीकरण करेंगे। आप उनको पहले कह देते, वो लड़के अपनी पढ़ाई करते, तैयारी करते रहते, कहीं ना कहीं एग्जाम में निकलते। ठीक है, उनको एक रोजगार मिला, सरकारों ने उनको एक आस दी
कि भैया ठीक है, आपको हम इन्हीं पदों के सापेक्ष नियमित करेंगे। उन्होंने कहा भाई ठीक है, जब हमें यही नौकरी मिल रही है तो हम दूसरी जगह क्यों करें। उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा जो है उत्तराखंड के विकास कार्यों में लगाई, ठीक, जिसके दावे आज सरकारें करती हैं, टीवी में जाकर के, मीडिया में जाकर के कहती हैं कि भाई हमने ये कर दिया है, हमने ये कर, हमारी योजनाएं इतनी हो गई हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जीडीपी से लेकर के प्रति व्यक्ति आय तक के जो दावे होते हैं उसमें इन उपनल कर्मचारियों की ही भूमिका है, ठीक। लेकिन आज जो बात निकल करके आ रही है, मैं सत्ता पक्ष के साथ हूं या विपक्ष के साथ हूं, बात ये नहीं है। मैं उत्तराखंड के युवाओं के साथ हूं, उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खड़ा हूं मैं, ठीक, क्योंकि यह लड़ाई उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार को लेकर के ही लड़ी गई थी, उनके उज्जवल भविष्य को लेकर के लड़ी गई थी, नौकरियों को लेकर के लड़ी गई थी। अविभाजित उत्तर प्रदेश में इस पर्वतीय क्षेत्र को कहा जाता था कि ये पेंशन आधारित अर्थव्यवस्था का क्षेत्र है, ठीक है। तो उसी मानसिकता से, उसी सोच से बाहर आने के लिए उत्तराखंड के लोगों ने लड़ाई लड़ी। आज एक बड़ी अफसोस होता है सुन करके, अक्सर सरकारों में कहा जाता है और हम देखते भी हैं कि भैया सौगात दे दी है उत्तराखंड की सौगात, या उत्तराखंडियों को कोई सरकार क्या सौगात देगी। उत्तराखंड की सौगात उत्तराखंड के उन तमाम बलिदानियों ने दी है जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने सौगात दी है हम लोगों को, उन्होंने सौगात दी है कि आज आप उत्तराखंड में मंत्री हैं, आज आप मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड में। अगर वो लोग तब आंदोलन नहीं करते, वो लोग तब शहीद नहीं होते, तो आज आप कहाँ होते? बहुत बड़ी बात। आप किस राज्य के मुख्यमंत्री होते या किस राज्य के मंत्री होते? चलिए, ठीक है। लेकिन आज फिर वही मुद्दे हैं जो 25 साल पहले जीवित थे, आज फिर वही मुद्दे निकल करके आ रहे हैं। उपनल कर्मियों के रूप में वही मुद्दे निकल करके आ रहे हैं कि भाई नौकरियां, रोजगार। ठीक है, चलिए सर, आते हैं आपके पास में। दीपक रावत जी हमारे साथ में, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरीके से बढ़ती जा रही हैं क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पर है, और उनका कहना है कि देखिए वो कोई शौक से हड़ताल पर नहीं है, लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं हो रही, और बार बार उन्हें, सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक सांत्वना जरूर मिल जाती है। जुमलों की सरकार है, जुमले जब तक चलते रहेंगे तब जो जनता है वो बहकाव में आती रहेगी। और अब तो ये जुमले पहले राष्ट्रीय स्तर में चलते थे, अब तो हमारे राज्य में भी चलने लग गए हैं। जी गरिमा जी, राष्ट्रपति आ रही है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आपने देखा कितनी चर्चाएं चली थी, हमारा रजत जयंती समारोह हो रहा है, और कम से कम खरीदों की ही घोषणा करवा देते हैं प्रधानमंत्री जी, कम से कम ये धन्य हो जाते, ये कम से कम इनकी मांगे पूरी हो जाती, प्रधानमंत्री के जाने के बाद इनको रोड पे नहीं आना पड़ता। तो ये इस प्रदेश की एक नीति रही है कि जब तक यहाँ पर आंदोलन नहीं होगा, जैसे कि बात कर रहे थे कि आज के डेट में उपनल कर्मी आंदोलन में है, जो वकालत पेशे से जुड़े वकील हैं वो आंदोलन में है, शिक्षक हमेशा हर बार आंदोलन में रहता है। तो यहाँ पर जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे, आशा कार्यकर्ता भी कभी कभी अपनी बातों को कहने के लिए सड़कों पे आ जाती हैं, तो जब तक आप आंदोलन नहीं करेंगे, सरकुंभकर्णी नींद में जागने वाली सरकार जागती नहीं है गरिमा जी। ठीक है, और निश्चित 2 दिन हो गए हैं, यदि ये हड़ताल और ज्यादा चली तो घुटने में आना पड़ेगा सरकार को। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से युवाओं ने जब सीबीआई जांच की मांग करी थी तो घुटनों में सरकार आई थी, उसी प्रकार से यदि आप समय रहते हैं को नहीं इनकी मांगे मानी तो आपको घुटनों पे आना पड़ेगा। ठीक है, कमलेश जी का आखिरी रिएक्शन लेते हैं। कमलेश जी, अभी एक और आश्वासन मिलेगा क्या? देखिए, मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे जितने उपनल के कर्मचारी बैठे हैं इनके हित में निर्णय लेने का जो है काम करेंगे, और उन्होंने आश्वासन दिया है, तो ये सच होगा, जुमले नहीं होंगे जिस तरीके से दीपक भाई कह रहे थे। जो धामी जी कहते हैं वो करते भी हैं, और उपनल के हमारे जितने कर्मचारी हैं वो आश्वस्त रहे, उनके हित में निर्णय होगा, उनके पक्ष में निर्णय होगा, उनके बच्चों बस यही आश्वासन बार बार उनको मिल जाता है, लेकिन शायद ये आश्वासन अगर सच में तब्दील हो जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, विनय जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि उपनल कर्मचारियों को राजनीति विषय ना समझा जाए, वो अपना आप में सक्षम है अपनी हर लड़ाई लड़ने में। और मैं सत्ता पक्ष से निवेदन ये जरूर करूंगा कि हमारे जीवन का ये शब्द खत्म कर दीजिए कि करेंगे। हम आपसे तिथि पूछना चाहते हैं, वो दिन पूछना चाहते हैं कि जिस दिन आप लोग करेंगे। 7 महीने आज आपकी मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बाद भी आपके नौकरशाह हमारा डाटा एकत्र नहीं कर पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य हमारी सरकार और हमारे मुखिया दोनों के लिए है।
यदि समय रहते इन देखिए, 7 उम्मीद है महीनों कि में हमारे सरकार लिए जो कह रही व्यवस्था है, जो एक आश्वासन दे रही है, उस आश्वासन को सच में तब्दील करेगी और उपनल कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो जल्द से जल्द खत्म होगी, क्योंकि अगर अस्पतालों में व्यवस्थाएं रुकी या काम रुका तो उससे बड़ा नुकसान हमारा, आपका, प्रदेश की जनता का हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कब थमेगी रार और कब होगा इन उपनल कर्मचारियों की समस्या का समाधान, देखना अहम होगा। हालांकि लगातार सरकार की ओर से आश्वासन मिलता है, लेकिन अब तक एक संपूर्ण समाधान नहीं मिल सका है। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।